write a research paper but don't know where to start? So don't worry. In this video, I will explain step by step how to write a research paper in a very simple way. Hello everyone, I am Dr. Deepa Singh and you are watching MS Bio Learning. तो आज मैं आपको बताऊंगी how to write a research paper. So let's get started. Starting with choose a clear topic. जब भी आप कोई रिसर्च पेपर लिखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो टॉपिक आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे कि पिक अ टॉपिक दैट इंटरेस्ट यू एंड हैज़ इनफ पब्लिश्ड रिसर्च। मेक श्योर इट्स स्पेसिफिक, नॉट टू ब्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, molecular mechanism of rhizobium legume symbiosis in nitrogen fixation। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक टॉपिक बताया। अगर आपका टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग या नाइट्रोजन फिक्सेशन से है तो आप कुछ इस तरह का टॉपिक बना सकते हैं, और अगर आपने कोई मॉलिक्यूलर टेक्निक यूज़ की है तो आप उसको भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है diversity and function of nitrogen fixing microbes in the rhizosphere of legumes। आप कुछ इस तरह से भी अपना टॉपिक बना सकते हैं। नेक्स्ट है रिव्यू द लिटरेचर, रीड प्रीवियस स्टडीज यूजिंग गूगल सर्च, पबमेड, स्कूपस। सबसे पहले तो आपको जो प्रीवियस स्टडीज़ है यानी कि जो प्रीवियस रिसर्च पेपर्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। गूगल स्कॉलर में जाके, गूगल स्कॉलर में आप गूगल में जाएंगे, गूगल में गूगल स्कॉलर डालेंगे, वहाँ पे गूगल स्कॉलर में जो भी आप कीवर्ड डालेंगे बहुत सारे उसके रिसर्च पेपर खुल के आ जाते हैं, वहाँ से रीड कर सकते हैं। टेक नोट्स ऑन इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आपको कोई रिसर्च पेपर ऐसा मिलता है जो आपके बिल्कुल काम का है तो आप उसका एक प्रिंट आउट लेके रखिए। उन जो आपके काम की चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करिए, क्योंकि इतने सारे जब हम रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं कि जो हमारी इम्पोर्टेंट बात थी वो किस पेपर में है। तो रिसर्च पेपर का आप एक प्रिंट आउट लीजिए और उसको हाईलाइट करिए, सबसे बेस्ट तरीका है। और दूसरा, अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो बेटर है आप नोट्स बनाइए, लेकिन उसमें ध्यान रखिए कि कौन सा आप नोट्स बना रहे हैं उनका रेफरेंस क्या है। आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप, व्हाट हैज़ नॉट बीन स्टडीड येट। जो भी अभी तक स्टडी नहीं हुई है, जो भी आपको गैप समझ में आ रहा है, आप वो लिखिए एक तरफ साइड में। जब आप लिखेंगे, अपनी लिखने की आदत डालेंगे, तब आप एक पर्टिकुलर गैप तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि आई नो कि ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि आपने रिसर्च पेपर पढ़ा और आपने एक गैप फाइंड आउट कर लिया। आपको इसके लिए बहुत सारे अपने रिलेटेड टॉपिक से रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे। जब आप रिसर्च पेपर पढ़ने लगेंगे तो आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि किस एरिया में अभी तक काम नहीं हुआ है। तो कम से कम आपको मतलब बहुत फोकस करना पड़ेगा इस चीज़ पे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसर्च पेपर रीड करने चाहिए। जैसे कि आप अगर गैप की बात करें तो किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सो मैनी स्टडीज़ हैव ट्रीटेड टेस्टेड chemical fertilizer but fewer have studied biofertilizer in sandy soil। तो एक उन्होंने बताया कि केमिकल फर्टिलाइज़र पे तो बहुत काम हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं जो अभी बायो फर्टिलाइज़र इन सैंडी सॉइल, इस पे अभी तक काम इस तरह का नहीं हुआ है। बहुत सारी स्टडीज़ इस पे अभी नहीं है। तो ये गैप आपका सेट हो सकता है। इस तरह से आप गैप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी तभी जब आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे। स्टेप है 3, डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। सो राइट क्लियर रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स। जो भी आपकी थीसिस है आप उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव को लेके आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, टू एवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ राइजोबियम इनोकुलेशन ऑन नाइट्रोजन कंटेंट
and crop yield in chickpea। तो इस तरह से आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं और इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द मेथडोलॉजी। एक्सप्लेन हाउ यू कलेक्टेड योर डेटा। आपने किस तरह से डेटा कलेक्ट किया है, आपका क्या फील्ड वर्क है, एक्सपेरिमेंट आपने कैसे सेटअप किया है, सर्वे किया है, लैब एनालिसिस, जो भी आपका मेथडोलॉजी आपने फॉलो किया है किसी भी रिसर्च को करने के लिए, वो आप यहाँ पे अपना मेथड बताएंगे। मेंशन टूल, टेक्निक एंड सैंपल साइज, ये सभी चीज़ें हमें रिसर्च पेपर में लिखना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, soil sample were collected from 5 different sites and analyzed for pH, nitrogen and microbial activity। फिफ्थ स्टेप है प्रेजेंट योर रिजल्ट। अब आपको अपने रिजल्ट को बताना है, तो आप टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं और फिगर्स भी बना सकते हैं। अगर ये तीनों ही चीज़ें आप एक पेपर में डालते हैं तो आपका पेपर बहुत चांसेस हैं कि आपका पेपर जल्दी ही पब्लिश हो जाएगा विथआउट एनी रिजेक्शन। सो कीप इट क्लियर एंड सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, राइजोबियम ट्रीटेड प्लॉट showed 20% increase in nitrogen compared to control। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैं तो डिस्कशन को बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए मानती हूँ क्योंकि जो भी आपका रिज़ल्ट पड़ेगा वो डिस्कशन में ये चाहेगा कि आप ऑल द पॉसिबल रीजंस दें कि आपका जो रिज़ल्ट आया है वो क्यों आया है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट। तो डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और डिस्कशन आप तभी बहुत अच्छा लिख सकते हैं जब आपने लिटरेचर सर्वे बहुत अच्छे से किया होगा। अगर आपके पास रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत अच्छा होगा तो आपको डिस्कशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंपेयर योर रिजल्ट विथ प्रीवियस स्टडीज़। जो भी प्रीवियस स्टडीज़ है आप उससे अपने जो रिज़ल्ट है आपका उससे आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि देखो मेरा ये रिज़ल्ट आया है और ये जो साइंटिस्ट हैं इनका भी जैसा मेरा रिज़ल्ट आया है वैसा इनका भी रिज़ल्ट आया था। उनको आप साइट करिए प्रॉपर और अपना जो रिज़ल्ट है उसको जस्टिफाई करिए। एक्सप्लेन वाई योर रिज़ल्ट आर सिमिलर और डिफरेंट। आपको ये बताना पड़ेगा कि जैसे उनका कोई साइंटिस्ट है उनका भी कुछ रिलेटेड वर्क है तो उनका भी इस तरह से रिज़ल्ट आया है, आपका भी सिमिलर रिज़ल्ट आया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न है जिसकी वजह से सिमिलर रिज़ल्ट आया है। अगर डिफरेंट आया है तो आपको डिफरेंट के लिए भी एक्सप्लेनेशन देना होगा और सभी एक्सप्लेनेशन के आगे आपको एक रेफरेंस साइटेशन प्रॉपर करना होगा। मेंटेन लिमिटेशन एंड फ्यूचर स्कोप। जो भी आपका डिस्कशन है अगर आपकी उसमें कोई लिमिटेशन रही है तो वो भी बताइए। फ्यूचर में इसके आगे और कोई क्या कर सकता है वो भी आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिमिलर टू शर्मा 2020 who found higher nitrogen fixation but lower phosphorus content may be due to soil leaching। तो यहाँ पे एक रीज़न आपने बता दिया कि अगर मेरा ऐसा रिजल्ट आया है तो ड्यू टू दिस रीज़न। नेक्स्ट है कंक्लूजन। समराइज द की फाइंडिंग इन 3-4 सेंटेंसेस। आप जब कंक्लूजन लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा नहीं लिखना है, समराइज करना है जो भी आपकी फाइंडिंग है 3 से 4 या 5 सेंटेंसेस में आपको कंक्लूजन ख़त्म कर लेना है। लिंक इट बैक टू योर ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस स्टडी शो दैट राइजोबियम इनोकुलेशन इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप यील्ड, making it sustainable alternative to chemical fertilizer। अब आप ये बात क्यों बोल पा रहे हैं? आप इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आपने एक रिसर्च की है, आपने एक रिसर्च की है, उसका एक रिज़ल्ट आया है, आपने रिज़ल्ट डिस्कशन में ये डिस्कस किया है कि यस राइजोबियम इनोकुलेशन से जो सॉइल फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव होती है और केमिकल फर्टिलाइज़र से ऐसा नहीं होता है। आपने प्रूव किया है, इसे आप अपना इंक्लूड कर सकते हैं। रेफरेंस द वेरी इंपॉर्टेंट,
किसी भी रिसर्च पेपर के लिए जो भी आप रेफरेंस लिख रहे हैं ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है। तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जैसा भी जनरल कह रहे हैं उस तरह से आपको साइट करना पड़ेगा। जैसे कि APA फॉर्मेट है, MLA, हार्वर्ड, जिस तरह से भी आपका जो फॉर्मेट स्टाइल है वो यूज़ करके आप रेफरेंस सेट कर सकते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले आता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ। क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, जब आप पूरा पेपर, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जब आप पूरा पेपर लिख लेते हैं तो आपको अपने पेपर की समरी एट लास्ट पता चल जाती है कि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखा, मेथड में क्या लिखा, रिजल्ट डिस्कशन में क्या लिखा है एंड कंक्लूजन में क्या लिखा है। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट लिखना वहाँ से इजी हो जाता है। तो हमेशा अगर आप लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो बेटर होगा, और जैसा सूटेबल हो आप लिख सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट 150 से 300 वर्ड्स का होता है। इट कवर ऑल पार्ट ऑफ योर रिसर्च। इसमें कुछ दो लाइनें कम से कम इंट्रोडक्शन की आ जाती हैं आपके, क्या आपने इंट्रोड्यूस किया अपना टॉपिक, क्या प्रॉब्लम थी, आपने किस प्रॉब्लम पे काम किया है, आपने इंट्रोडक्शन में आपने वो भी बताया, कौन कौन से मेथड आपने यूज़ किए हैं, क्या आपका रिज़ल्ट आया है, और एट लास्ट क्या कंक्लूजन है। ये सब आप एब्स्ट्रैक्ट में बताते हैं ओनली इन 300 वर्ड्स। ये जो वर्ड्स हैं ये जनरल के हिसाब से आगे पीछे हो सकते हैं, तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप अपना एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो यू कैन लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। आप अपना रिक्वेस्टेड टॉपिक मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको टॉपिक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। आई विल गिव यू आंसर। थैंक यू।